चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमारे लिए धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है ना। और चुंबकीय क्षेत्र को अब आसानी से निकालने के लिए एक आसान सा जुगाड़ आया, जिस जुगाड़ को बोलते हैं क्या, जिस जुगाड़ को बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको बोलते हैं क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या बोलते हैं, एम्पियर का परिपथ का नियम, एम्पियर का परिपथ का नियम। अब देखिए कि एम्पियर का परिपथ का नियम जो है वो क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है। बात समझ में आ रहा है। इसका प्राथमिक रास्ता कौन सा था, बायो-सावर्त का नियम। अभी तक जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे वो किसके नियम से, बायो-सावर्त के नियम से। जो प्राथमिक रास्ता है, कैसा भी एलिमेंट रहे, बायो-सावर्त का नियम लगा करके हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन देखिए ये ऑब्जर्वेशन में ये चीज देखने को मिला कि जैसे जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, बायो-सावर्त के नियम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। तो एक उपाय आया, एक वैकल्पिक रास्ता आया चुंबकीय क्षेत्र निकालने का, जिसे हम लोग क्या बोले, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब एम्पियर का परिपथ का नियम। ठीक है, तो यह जो है, यह क्या है कि यह चुंबकीय क्षेत्र निकालने का, यह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का क्या है, वैकल्पिक मार्ग है, वैकल्पिक नियम है, लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैकल्पिक नियम है। और ये वैकल्पिक नियम कहता क्या है, तो भाई गॉस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, गॉस लॉ में आपको पढ़े थे, याद होगा कि इंटीग्रेशन E डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना पढ़े थे गॉस लॉ में। इसी तरीके से देखना कि एम्पियर का परिपथ का नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथ का नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए जो होता है, किसी बंद लूप के लिए, अच्छा इसमें ध्यान देना कि ये Q जो हम लोग लिखते थे, ये लिखते थे क्या, Q इनसाइड, है ना। तो एम्पियर का परिपथ का नियम भी क्या कहता है कि किसी भी बंद लूप के लिए इंटीग्रेशन B डॉट dl जो होता है, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड के, इसके बराबर में म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड के। किसी भी बंद लूप के लिए क्या होगा कि जो B डॉट dl होगा वो किसके बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड के। अब देखिएगा ध्यान से, इतना ही है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट क्या सब, जो आप ध्यान से देखिएगा। कहेगा क्या कि आपके पास धारावाही चालक रहेगा, हो सकता है कि एक ही चालक रहे या हो सकता है कि एक से अधिक चालक रहे। तो हम लोग अपना स्टडी शुरू करेंगे एक से अधिक चालक के लिए शुरू करेंगे। एक चालक वाले में ज्यादा लोचा नहीं है, वो तुमको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे एकदम सीखना, घर पे जाके लिखना, अभी बस सीखने पर ध्यान। मान लो कि अपने पास दो चालक है, इन्फानाइट चालक, एक से करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये चालक पीछे इन्फानाइट तक और आगे भी किधर, इन्फानाइट तक, और इससे करंट आ रही है I1 जो बाहर की तरफ आ रही है। बात फील हो रहा है, डॉट से मैंने बनाया है, बाहर की तरफ आ रही है कहां तक, इन्फानाइट तक, और पीछे भी कहां तक जा रही है, इन्फानाइट तक। और एक दूसरा चालक भी है हमारे पास जिससे करंट जा रही है अंदर की तरफ, यहां से चालक आई, कहां तक गई, अंदर तक गई, इन्फानाइट तक, और इससे मान लो करंट जा रही है कितनी, I2। तो कहता है क्या कि आप एक एम्पियर लूप बनाइए, क्या कहता है कि एक एम्पियर लूप बनाइए और प्रयास करिए ऐसा कि जो लूप हो वो सिमेट्रिक बने, जो लूप हो वो कैसा बने, सिमेट्रिक। अब देखो कि वहां भी हम लोग गसियन सतह बनाते थे, लेकिन वो 3 डायमेंशनल सतह होता था, या तो स्फीयर होता था, क्यूब होता था, क्यूबॉइड होता था, सिलेंडर होता था, बंद, सारा 3 डायमेंशनल फिगर होता था। यहाँ पर लूप बनाना, और लूप हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। तो जो गसियन सतह हम लोग स्फीयर बनाते थे, तो यहाँ पर स्फीयर नहीं बनेगा, यहाँ पर वृत्त बनेगा, बंद लूप। क्या कहता है,
कि एक लूप बनाइए जो लूप कैसा रहे, बंद लूप रहे। मान लो ये एक लूप बना लिया मैंने, ठीक ना, मान लो क्या कि ये एक लूप बना लिया हमने। अब इसमें हमको आई इनसाइड है। एम्पियर के सर्किटल के नियम में क्या है, लिखा हुआ है क्या भाई कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब इनसाइड में देखो कि इस लूप के अंदर में, लूप के अंदर में दो करंट है, दोनों करंट की दिशाएं अलग अलग है। दोनों करंट की दिशाएं क्या है, एक के कारण बाहर की तरफ और दूसरे के कारण किधर। अब अपने को ये बात का डिसीजन लेना है कि दोनों विपरीत दिशा में है भैया, तो किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे तो किसी दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अब किसको पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव माने, ये सवाल उठता है। इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लूप को बोलते हैं हम लोग एम्पियर्स लूप। जैसे वहां पर गसियन सतह बोलते थे ना, ऐसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि एम्पियर के लूप का आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, ये स्फीयर नहीं है, ये जो है ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्ताकार होगा शायद। समझ में आ रहा है बात, 2 डायमेंशनल। अब इस लूप का आप 2 डायरेक्शन मान सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज मानिए या तो किसी भी डायरेक्शन में मान लो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लूप के दिशा का निर्धारण किसी भी दिशा में कर सकते हैं। मान लो कि मैंने ऐसे किया, ये हो गया क्या, लूप का दिशा। अब कहेगा क्या कि आपको करंट का अगर डायरेक्शन दिशा पता करना है कि हम कौन से को धनात्मक ले, I1 को धनात्मक ले कि I2 को धनात्मक, दोनों विपरीत दिशा में है, किसी एक को हम धनात्मक धारा मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले को धनात्मक माने I1 को कि दूसरे को धनात्मक माने I2 को। तो इसके समाधान के लिए मैं लिखूंगा नहीं, एकदम सीख जाइए। यहाँ पर क्या बोला कि लूप का एक दिशा आप निर्धारित कर दीजिए। दिशा आप या तो क्लॉकवाइज मानेंगे या तो कोई भी दिशा मान लीजिए, कोई बात नहीं। राइट हैंड से 4 उंगली को जिस दिशा में आपने लूप को माना है उस दिशा में उंगली को घुमाइए। अंगूठा या तो अंदर जाएगा, और अगर उल्टा मानेंगे तो अंगूठा किधर आएगा। तो कह रहा है कि अंगूठा जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन वाले करंट को आप मान लीजिए क्या, पॉजिटिव। तो तुम देखो ये करंट आ रहा है किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और ये करंट जा रहा है किधर के तरफ, अंदर के तरफ। बात समझ में आ रहा है। अब जब हम अंगूठा को घुमाएंगे, अब जब हम अंगूठा को घुमाएंगे ऐसे, तो मेरा अंगूठा किधर जाएगा भाई, तो अंदर वाले को मान लो क्या, पॉजिटिव, और बाहर वाले को मान लो क्या। तो अगर ये हम डायरेक्शन माने हैं क्लॉकवाइज, अगर आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानिएगा तो क्लॉकवाइज मानिएगा तो जो I2 है ये कैसा हो जाएगा, और जो I1 है ये इसके विपरीत दिशा में, इसको क्या मानेंगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मेरा मन करे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानूं, सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन है क्या कि ये करंट आ रही है और ये करंट जा रही है, ये है I1 और ये है क्या, I2। ये मैंने एक लूप बना दिया और इस लूप का दिशा यहाँ पर क्लॉकवाइज माना था। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लूँ ऐसे, यहाँ मैं क्या करूँ, एंटी क्लॉकवाइज मानूं। यहाँ पर मैंने क्या बना है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, सवाल बनाने में ये कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, कोई थ्योरी नहीं है, ठीक ना। एम्पियर्स का परिपथीय नियम आपसे परीक्षा में भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके फलाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिएगा तभी चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। अब देखो कि डायरेक्शन किधर माने, एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड के 4 उंगली को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थंब किधर आ रहा है, बाहर के तरफ कौन सा है, इसका मतलब I1 कैसा हो जाएगा, और जो बच गया वो कैसा हो जाएगा। अगर एक ही करंट दिया हुआ रहे तो उसको हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, डायरेक्शन वायरेक्शन मानने का लोचा नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक करंट दिया रहे तो क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। लूप का दिशा मानेंगे हम कोई सा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उंगली को घुमाएंगे, अंगूठा जिधर गया उस डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव मानेंगे, बाकी के डायरेक्शन वाले को क्या करेंगे। ये पहला नियम। बात समझ में आ गया। अब ये कहता है क्या, पहला नियम दिशा निर्धारित करना। आप समझ गए कि करंट का दिशा कैसे निर्धारित करना है, किसको पॉजिटिव मानना है, किसको।
तो आप लूप का कोई दिशा मान लीजिए, या तो क्लॉकवाइज मानिएगा या तो क्लॉकवाइज मानिएगा, तो जो अंदर की तरफ रहेगा वो पॉजिटिव, जो बाहर की तरफ रहेगा वो, और एंटी क्लॉकवाइज मानिएगा तो उल्टा कहानी हो जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो दूसरा बात, कहता है क्या, कहता है क्या कि एम्पियर के परिपथ के नियम को आप हमेशा लगा सकते हैं। जैसे गॉस का नियम हमेशा अप्लीकेबल था, अगर ऐसा भी सरफेस होता था, ऐसा भी सरफेस और इसके अंदर में क्यू था, तो आपसे पूछता कि फ्लक्स बताओ, तो हम लोग सीधे लिख देते थे कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैलिड हमेशा था, लेकिन अपने लिए यूजफुल तभी हो पाता था, उपयोगी तभी हो पाता था जब सिमेट्रिक होता था। जब गॉसियन सतह कैसा होता था, सिमेट्रिक, बी का मान क्या होता था, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको यहां पर भी ये बात का जानकारी रखना है क्या, कि इसी तरीके से आपको ये जानकारी रखना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, जो आपका एम्पियर का परिपथ का नियम जो है, एम्पियर का परिपथ का नियम हमेशा लगा सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्लोज लूप रहे। तो एम्पियर का परिपथ का नियम हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन यह उपयोगी तभी होता है, लेकिन यह उपयोगी होता है, लेकिन यह उपयोगी होता है, पहला पॉइंट में उपयोगी होता है कब, जब पहला पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा कि यदि बी तथा डीएल स्पर्श रेखीय हो। कैसा हो? स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय को इंग्लिश में बोला जाता है टेंजेंशियल हो। यदि क्या हो, बी तथा डीएल स्पर्श रेखीय हो, टेंजेंशियल हो। अब ध्यान देना यहां से कि टेंजेंशियल होने का मतलब क्या हो, कि अगर बेटा मान लो कि ये करंट जा रही है यहां से आई, अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है, डॉट लगाए हैं, तो यहां से एम्पियर लूप बनाओगे तुम ऐसा, एम्पियर का लूप बनाओगे कैसा। अब देखो ये इस करंट के कारण ये जो तुमने बनाया है, ये क्या बनाया है, ये बनाया है तूने एम्पियर्स लूप। और इस एम्पियर्स लूप में तुम ध्यान देना कि अगर हमको यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, सबसे पहला काम करना है तुमको क्या, कि सबसे पहला काम करना है कि तुमको एम्पियर लूप का चुनाव करना है। तो एम्पियर लूप का चुनाव करते समय आप बस एक ही ध्यान का रखिएगा, एक ही बात का ध्यान रखिएगा, क्या, कि एम्पियर लूप उस बिंदु से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। दूसरा बात क्या, कि सिमेट्रिक होगा तो ज्यादा उपयोगी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर एम्पियर लूप का चयन करना है तो एम्पियर लूप बिंदु पी से पास करना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और यही है आपका क्या, यही है आपका क्या, यही है आपका एम्पियर लूप, यही है क्या आपका एम्पियर लूप। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्या, कि बी और डीएल स्पर्श रेखीय हो। तो ध्यान देना कि अगर यहां पर मैं छोटा सा एलिमेंट डीएल लूंगा, तो ये डीएल का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। और इस बिंदु पी पर देखो करंट आ रही है बाहर, करंट आ रही है किधर, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस तरीके से। तो कहता है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र देखो बीएल या तो ऐसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस पॉइंट पी पर क्या होगा, या तो ऐसे होगा, या अगर हम इस लूप के डायरेक्शन को हम करंट को इनवर्ड मानेंगे, तो करंट को अगर इनवर्ड मानेंगे तो इस बी का डायरेक्शन कैसा होगा, देखना ध्यान से पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर देखना ध्यान से, कि अगर हम करंट को मान ले क्या इनवर्ड, या तो करंट आउटवर्ड रहेगा या कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। तो अगर करंट को इनवर्ड मानोगे तो इस पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा, यहां से ऐसे स्पर्श रेखीय, तो ये बी रहेगा और ये क्या रहेगा, डीएल। तो या तो थीटा यहाँ 0 डिग्री बनेगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो पहला शर्त ये है कि आपके लिए ये उपयोगी तब होगा जब क्या रहे, बी और डीएल कितना रहे भाई, स्पर्श रेखीय रहे।
स्पर्श रेखीय होने का मतलब थीटा बराबर कितना रहे, 0 डिग्री रहे। बी और डीएल के बीच का कोण कितना रहे, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखो जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी डॉट डी एल बराबर कितना, म्यू नॉट, और आई कितना, आई इनसाइड, कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब देखो कि इसको लिखोगे कितना, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनसाइड का वैल्यू कितना है, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाना है, 1। बी कांस्टेंट रहेगा तो बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट। बात समझ में आया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हम निकाल लेंगे, लूप कितना बड़ा माने हैं जो। बात समझ में आ रहा है। तो पहला उपयोगिता तब जब क्या हो भाई, बी और डीएल क्या हो, स्पर्श रेखीय रहे। बी और डीएल स्पर्श रेखीय रहेगा तो इससे थीटा का मान क्या आएगा, या तो 0 डिग्री, और थीटा का मान या कितना आएगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो भाई माइनस साइन आएगा। इसका मतलब खाली चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदलेगा, बाकी सारी चीज तो वैसी ही रहेगी। तो इससे क्या होगा कि काम करना आसान हो जाएगा। ये पहला शर्त। ये पहला शर्त क्या, कि लग हमेशा जाएगा, लेकिन अपने लिए उपयोगी तभी होगा जब पहला शर्त क्या, कि बी और डीएल क्या हो, स्पर्श रेखीय। अब दूसरा शर्त में देखना कि दूसरा शर्त में क्या कह रहा है। दूसरा शर्त में कह रहा है क्या, कि यदि वेक्टर बी तथा डीएल क्या हो, लंबवत हो। यदि वेक्टर बी तथा डीएल क्या हो, लंबवत हो। मान लो कि कभी भी ऐसा सीन बना कि वेक्टर डीएल और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री लिखिएगा तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। आई इनसाइड लिखना है हमेशा। आप कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री बराबर कितना, म्यू नॉट, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता, पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा कि यदि b का मान ही क्या हो, यदि b का मान ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि b का मान ही क्या हो जाए, शून्य हो। तो यदि b का मान ही इसमें शून्य कर देंगे तो भी ये पूरी कहानी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन है, जिस 3 कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एम्पियर के परिपथ के नियम को लगा सकते हैं। पहला क्या भाई साहब, कि पहला क्या, कि सबसे मोस्ट केस ये है कि बी और डीएल क्या रहे, एक ही दिशा में रहे। बी और डीएल क्या रहे, एक ही दिशा में, तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू नॉट आई। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इस 3 कंडीशन के बाद एक तरीका है क्या, कि हम एम्पियर का लूप कैसा चुने, एम्पियर का लूप कैसा चुने, ठीक ना। तो एम्पियर्स लूप कैसा चुने, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहे कि एम्पियर्स लूप कैसा चुने, एम्पियर्स लूप कैसा चुने सहूलियत के लिए, तो कैसा चुने, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट का ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उससे गुजरना चाहिए। क्या होना चाहिए, उससे गुजरना चाहिए, उससे गुजरना चाहिए। दूसरा कहानी ये कि लूप खुला नहीं रहना चाहिए। लूप कैसा चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। और बंद लूप का जब भी हम बात करेंगे तो लूप हमेशा कैसा होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल नहीं, स्फीयर नहीं होगा, सिलेंडर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ रहा है।
और तीसरा बात का ये ध्यान रखना है कि धारावाही चालक के सममित होना चाहिए। धारावाही चालक के कैसा होना चाहिए? सममित, यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए। अब जब धारावाही चालक के सिमेट्रिक होना चाहिए तो भाई साहब ये बात तो समझ में आ गया सर, आपने बोला क्या कि एम्पियर्स का नियम क्या कहता है। एक लाइन में अब एम्पियर्स का नियम याद रखो कि एम्पियर्स का नियम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा, ये बी डॉट डीएल सर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बारे में। इनसाइड में अगर दो या दो से अधिक करंट रहे तो किसी करंट को हमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी को नेगेटिव भी मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? एक लूप बनाएंगे, लूप का एक दिशा फिक्स कर देंगे, उंगली घुमाएंगे, अंगूठा का जिधर डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, बाकी को क्या करेंगे? ये। तीसरा बात सर क्या बोले कि एक एम्पियर के लूप का चयन करना है। एम्पियर का लूप कैसा होना चाहिए? तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु P, वहां से क्या होना चाहिए? दूसरा बात क्या कि बंद लूप होना चाहिए, खुला लूप नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात क्या कि चालक के सममित रहेगा तो अपने लिए उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा भाई? कि चालक के अगर सिमेट्रिक रहा, मान लो कि ऐसे आ रही है धारा बाहर, तो अगर हम इसके सिमेट्रिक बनाएंगे तो इस A पॉइंट पर, इस B पॉइंट पर, इस C पॉइंट पर, इस D पॉइंट पर, इस पर कहीं भी अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ भी दूरी रहेगा R, यहाँ भी दूरी रहेगा R, यहाँ भी दूरी रहेगा R, और यहाँ भी दूरी कितना रहेगा? हर जगह पर R रहेगा। और थीटा भी हर जगह, देखो ये DL और ये R तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा भी हर जगह पर कितना? 90 डिग्री। तो अगर भाई साहब तुमको यहाँ पर B लिखना पड़ेगा तो B कितना लिखोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि कांस्टेंट है, आई DL साइन 90 डिग्री बटा कितना? R स्क्वायर। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, DL कांस्टेंट, साइन 90 डिग्री, R, सारा चीज एक जैसा। तो अगर किसी भी बिंदु पर हम बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो हर जगह कैसा होगा? एक जैसा आएगा। यानी कि B एट A जितना होगा वही B पर भी होगा, वही C पर भी होगा, वही D पर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा मिलेगा? कब? यदि चालक के सममित रहेगा तब। अगर सममित नहीं रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसा मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल मिलेगा तो हम जो यहाँ इंटीग्रेशन में B को बहुत ही आसानी से बाहर कर दे रहे थे, ये बाहर नहीं हो पाएगा। बाहर नहीं हो पाएगा तो जो गति पहले थी वही गति अभी भी रहेगी। फिर एम्पियर्स लॉ लग तो जाएगा लेकिन उपयोगी हमारे लिए नहीं होगा। उपयोगी तभी होगा जब एम्पियर का लूप सिमेट्रिक रहे, चुंबकीय क्षेत्र और DL क्या रहे? सममित रहे। तीसरा बात क्या कि यदि चुंबकीय क्षेत्र ही 0 हो जाए, है ना। ये सारी चीजें हैं कंडीशन, कि किस कंडीशन के अंदर में हम लोग एम्पियर के सर्किट के नियम को लगा सकते हैं। अब देखो किसका अगर उपयोग करना है तो उपयोग करना है तो कैसे उपयोग करना है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका उपयोग करना है तो कैसे उपयोग करना है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे कहेगा कि धारावाही अनंत लंबाई के, धारावाही अनंत लंबाई के चालक से R दूरी पर, चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर्स सर्किटल लॉ द्वारा ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि एम्पियर्स के परिपथीय के नियम द्वारा आप क्या करिए कि मान ज्ञात करिए। भाई पहले भी हम लोग ये काम कर चुके हैं बायो सवर्त के नियम से, अनंत लंबाई के कारण। तो अनंत लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लिखते थे B इक्वल टू कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R दूरी पर, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाता था? 2 हो जाता था। तुमको याद होगा 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R होता था। 2 से 2 को काटोगे, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई कितना? ये पहले भी निकाले हुए हैं, निकाले हुए हैं कितना? ये पहले भी निकाले हुए हैं कि नहीं निकाले हुए हैं?
अब देखो कि आज एम्पियर का परिपथ का नियम लगा करके सेम चीज निकालना है। तो सेम चीज निकालना है भाई, तो अपने पास क्या कह रहा है कि एक अनंत लंबाई का तार है, एक अनंत लंबाई का क्या है, तार है, ये इन्फिनिटिव, इधर भी कहां तक, इन्फिनिटिव, और इससे धारा बह रही है कितनी, आई। अब ध्यान देना, ये कह रहा है क्या कि यहां से आर दूरी पर कोई पॉइंट है क्या, यहां से आर दूरी पर कोई पॉइंट है क्या, पी, और इस पी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहला काम क्या कि एम्पियर का लूप चुनिए, सबसे पहला काम क्या कि एम्पियर का लूप में ध्यान रखना है क्या कि पी से गुजरना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए, और इस चालक के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस चालक के सिमेट्रिक वृत्त बनेगा कि सिलेंडर बनेगा, दादा कहें कि हमेशा बोले हैं कि एम्पियर लूप 2 डायमेंशनल होगा, तो 2 डायमेंशनल होगा तो वृत्त बनेगा कि सिलेंडर बनेगा, वृत्त बनेगा। तो ये वृत्त कैसा बनेगा दोस्त, ये वृत्त कैसा बनेगा, ये वृत्त बनेगा कुछ ऐसा, जिसका त्रिज्या होगा कितना। अब ध्यान दे दो, अब ध्यान दे दो कि यहां से देखो कि यहां पर अगर पी पॉइंट पर हम डीएल लेंगे तो डीएल हमेशा स्पर्श रेखीय, और यहां से अगर हम आर का बात करेंगे तो आर हमेशा किधर के तरफ, सेंटर के तरफ। इस दोनों के बीच का ये कोण कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। अब देखो कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो है ये होता है कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के, कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के। देखो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों कि यहां से देखो ध्यान से, धारा जा रही है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, स्पर्श रेखीय बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कैसा, इस वृत्त के स्पर्श रेखीय बनेगा, स्पर्श रेखीय बनेगा, थीटा बराबर लगा दिए 90 डिग्री। कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल के बराबर में, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, म्यू नॉट। और अंदर से करंट कितना जा रहा है, ध्यान से देखो, इसका टॉप से देखो, तो टॉप से देखोगे तो तुमको डीएल है ऐसे, डीएल है कैसा, आर है ऐसा, और इसको जब तुम टॉप से देखोगे, ध्यान देना, तो जब तुम इसको टॉप से देखोगे तो तुमको लगेगा इधर से करंट कितना जा रहा है, आई अंदर जा रहा है। तो इस लूप के अंदर में करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है ना, केवल केवल आई करंट जा रही है। तो म्यू नॉट के जगह पर म्यू नॉट रहेगा, और आई के जगह पर क्या रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट से हर जगह पर दूरी कैसी है, आर है। तो हर जगह पर जब दूरी बराबर है भाई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो लिखेंगे क्या कि लूप के किसी भी बिंदु पर, लूप के किसी भी बिंदु पर जो है, तो किसी भी बिंदु पर b का मान क्या होगा, b का मान नियत होगा। तो जब दोस्त b का मान नियत होगा तो हम लोग क्या करेंगे, b को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं। सॉरी एक सेकंड, यहाँ थीटा जो बोले थे आपको, b डॉट डीएल, बी और डीएल के बीच में एंगल ना, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, बी और आर के बीच का एंगल ले लिए, यहाँ पर क्या किए हैं, बी और आर के बीच का एंगल ले लिए। अब देखिए इसको रहने दीजिए, देखिए ध्यान से, इस लूप को क्या करिए ना, आप लूप को देखिए ऊपर से, ध्यान से देखिए। तो जब लूप को देखिएगा आप ऊपर से तो लूप दिखेगा कुछ ऐसा, और इसमें करंट जा रही है, यहाँ से आ रही है करंट, यहाँ से देखोगे तो करंट किधर आती हुई दिखेगी, बाहर, और जब बाहर करंट आती हुई दिखेगी तो कैसा लिखेंगे, डॉट, कितना करंट आ रहा है, आई। यहाँ से डीएल बनाओ, स्पर्श रेखीय, ये डीएल स्पर्श रेखीय दिखेगा ऊपर से। और ध्यान देना कि अब देखो ये डीएल है इधर के तरफ, करंट आ रही है बाहर के तरफ, तो करंट के दिशा में उंगली को रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा कि नहीं, यहाँ पर देखो करंट बाहर, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से कैसा, टेंजेंशियल, यहाँ पर भी कैसा, यहाँ पर भी कैसा, टेंजेंशियल। तो बी और डीएल के बीच में थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री नहीं रखना है, कितना रखना है, 0 डिग्री। अब ये ठीक है, बी नियत होगा, बी बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि इस वृत्त का त्रिज्या है कितना, आर, इस वृत्त का त्रिज्या है कितना भाई, आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर में।
यानी कि ये जो हो जाएगा b इंटू 2πr बराबर कितना, म्यू नॉट आई। 2πr को इधर भेज दो तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई कितना, दोनों से क्या आ गया, एम्पियर का परिपथ का नियम लगाना क्या है, आसान है। यही चीज हम लोग कितना कष्ट करके निकाले थे, जो हम ही लोग जानते हैं, है ना। और एम्पियर के नियम से ये निकल गया एक झटके में। तो इस तरीके से क्या होता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ही आसानी से काम करता है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी डीएल कॉस थीटा है, तो ये थीटा लेना है किसके बीच का, बी और डीएल के बीच का एंगल। समझ में आ रहा है बात। डीएल एलिमेंट हमेशा इस पर टेंजेंशियल होगा और बी का डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे, या तो ऐसे होगा या तो इनवर्ड होगा, तो नीचे की तरफ होगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो 1 होगा, और अगर 180 डिग्री होगा तो -1 होगा। पी के पॉइंट पर ही देखेंगे, पी पॉइंट पर ही देखिए करंट आया ऊपर, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, अंदर की तरफ। तो ये वृत्त है ऐसा, और यहाँ से अंदर मतलब कैसा, मान लीजिए ना करंट का डायरेक्शन उल्टाएंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्या बोला, डायरेक्शन बदलेगा, इसीलिए माइनस साइन आएगा। बात समझ में आ रहा है। करंट का डायरेक्शन बदल दो, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आया मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, बदल गया। मैं मिला जुला कर आज ये मान के चलूं कि आपको एम्पियर का परिपथ का नियम लगाने का विधि समझ में आ गया होगा। कल हम लोग यहीं से कहानी फिर से शुरू करेंगे, और बहुत लेंदी प्रोसेस के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। देखो ये अभी एक पतली चालक थी, अब मान लो क्या किया कि एक चदरा को फोल्ड कर दिए सिलेंडर के जैसे, और उससे करंट बह रही है। बात समझ में आ रहा है, हॉलो सिलेंडर है और उससे करंट बह रही है। तो बीच में सतह पर बाहर जैसे स्फीयर में निकालते थे, ऐसे ही क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगले दिन इसका उपयोग करके हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और यही एप्लीकेशन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगले दिन का इंतजार कीजिए, अगले दिन एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ के आइएगा, जिसमें 2 बात ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर लूप कैसा चुनना है और कब कब उपयोग करना है। आप ही आज के लिए चलिए ठीक।